नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ऊर्जा और भारत की, दुनिया के पावर हाउस की। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दुनिया भर के 30 से अधिक मंत्रियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत की हरित ऊर्जा को लेकर प्रतिबद्धता और प्रयास दोनों को दुनिया ने देखा है। आज भारत में ऊर्जा परिवर्तन को लेकर बड़े काम हो रहे हैं। सोलर ऊर्जा क्षमता को 20 गुना बढ़ाया गया है। पवन ऊर्जा की क्षमता में भारत चौथे नंबर पर है और इस दशक के अंत तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20% एथेनॉल के कारण ऊर्जा के क्षेत्र में, खासतौर से पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल योजना का शुरू किया। अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 खुदरा पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री शुरू हो जाएगी। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियां और अवसर पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। भारत के ऊर्जा भविष्य की क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं? भारत में इस साल होने वाले G20 देशों के सम्मेलन के लिहाज से देश और दुनिया के लिए ऊर्जा का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? मुद्दा आपका में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टेरी की महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विभा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे नरेंद्र तनेजा जी से, जो ऊर्जा नीति विशेषज्ञ हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपका भी स्वागत है। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेशनल काउंसिल ऑन पावर एसोचैम के सह अध्यक्ष कपिल मंत्री जी। कपिल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत नरेंद्र तनेजा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा ऊर्जा का है। दुनिया के सामने क्लीन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा का इशू है। आप कैसे देखते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह को? यह क्यों महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से? बड़ा अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। अगर आप प्रधानमंत्री के स्पीच को देखें वहां पे, और दूसरा अभी आपने रिपोर्ट में जिक्र किया कि 30 के करीब वहां मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा पूरे विश्व से जो है तमाम कंपनियों के लोग, एग्जीक्यूटिव्स, एक्सपर्ट्स, वो सब भी वहां मौजूद हैं। तो ये साफ दिखाता है कि आज पूरी दुनिया के धरातल पर भारत का क्या अहमियत है ऊर्जा के दृष्टिकोण से। एक तरफ तो यह है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े जो ऊर्जा के बाजार हैं जिसमें उभर करके निकला है। दूसरी तरफ भारत ने जो तमाम ऊर्जा को लेकर के पहल की है, जैसे आपने जिक्र किया कि सौर ऊर्जा को लेकर के, पवन ऊर्जा को लेकर के, या जो जिसको वैकल्पिक ऊर्जा उसको लेकर के आज भारत जो है काफी हद तक दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर जैसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वहां जिक्र किया, जो कन्वेंशनल एनर्जी है जैसे कि तेल हो गया, गैस हो गया, उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि आने वाले समय के अंदर अपनी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसमें हम 75% की बढ़ोतरी करने वाले हैं। हमारी जो पाइपलाइन कैपेसिटी है उसके अंदर जो है हम बढ़ोतरी करने वाले हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने इस सारी चीज का जिक्र किया कि एक तरफ तो हम जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसमें दुनिया में सबसे आगे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं काफी हद तक, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह वो सब आज भारत में ही उनका हेडक्वार्टर है। और दूसरी तरफ जो है जो कन्वेंशनल एनर्जी है, चूंकि हमारे देश की वो जरूरत है और हमको अपना जो विकास दर को तेजी से बढ़ाना है, ऊर्जा गरीबी को देश में समाप्त करना है। और भारत जो है ऊर्जा के दृष्टिकोण से जब बात करता है तो खाली भारत की बात नहीं कर रहा, जो पूरा ग्लोबल साउथ है, पूरा विकासशील जो दुनिया है, दुनिया के लगभग 150-160 देश है, भारत आज उनकी आवाज बने के उठा है। और बेंगलोर में जब आप भारत बोल रहा है, तमाम मंत्री आए हैं खासतौर से ग्लोबल साउथ के, उन सबकी आवाज बनकर भी बोल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ऊर्जा के दृष्टिकोण से भारत जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। और यही नहीं कि हमने जो है खाली जो है बातें करी है, हमने करके दिखाया। हमने सौर ऊर्जा में करके दिखाया, हमने पवन ऊर्जा में करके दिखाया, हमने रिफाइनिंग में करके दिखाया, हमने एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में करके दिखाया, हम हाइड्रो पावर में करके दिखा रहे हैं। तमाम देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो बाकी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यह है कि आज के समय भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है ऊर्जा के धरातल पे। और मुझे लगता है भारतीय के लिए ये एक ऐसा मौका है आज का दिन, प्रधानमंत्री ने इसकी लंबी चर्चा करी है कि इसको एक तरफ तो सेलिब्रेट करें, दूसरी तरफ जो आने वाली चुनौतियां हैं और आने वाले जो हमारे जो गोल्स हैं
जी। उसकी तरफ पूरा ध्यान दें और पूरी शक्ति लगाएं। जाहिर सी बात है, जब ऊर्जा की चर्चा होती है, ऊर्जा के मुद्दे पर बात होती है, तो यह मुद्दा दुनिया के शक्तिशाली देशों के तक सीमित पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा के मुद्दे पर दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं उन्हीं का ही प्रभाव है। लेकिन इस क्षेत्र में भारत ने आगे बढ़कर दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाने का संकेत दिया है। लेकिन तमाम चुनौतियां भी हैं और अवसर भी भारत के सामने हैं ऊर्जा को लेकर, और इन्हीं सब मुद्दों पर ऊर्जा सप्ताह में चर्चा होगी अलग अलग सत्रों में। कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बात ठीक है कि भारत सरकार ने अपनी नीतियों में व्यापक परिवर्तन किया है कि अलग अलग ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसके जरिए भारत आत्मनिर्भर बने और दुनिया के दूसरों को भी एक राह दिखाए। लेकिन चुनौतियों की जब हम बात करते हैं, अवसर की जब हम बात करते हैं, तो इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, ये बिल्कुल उचित है कि आज सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे ज़्यादा जो मौका है रिन्यूएबल एनर्जी में और कुछ भी नए ऊर्जा में करने का, वो भारत के पास है। क्योंकि भारत में हमारे पास डिमांड इतनी ज़्यादा है और कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है अपनी जीडीपी की और ऊर्जा की डिमांड की। इसलिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। चैलेंजेस हैं जिसको हमारी भारत सरकार बहुत ही अच्छी पॉलिसी से मदद कर रही है। उसके बावजूद एक जो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के पास रह जाता है वो है कैपिटल का, पैसे कहाँ से आएंगे। तो जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोहराया कि 2030 तक हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है हमारा। सिमिलरली 2025 तक 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल की करने का टारगेट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का कोई चैलेंज नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमने डेवलप कर ली है, प्लस लोग नए प्लांट, सोलर प्लांट, सेल मॉड्यूल बनाने के लिए देश में काम कर रहे हैं। जो एक अहम मुश्किल आ सकती है सामने, वो है कि कैपिटल कहाँ से आएगी, लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे। और उसके लिए वो एक मौका है, जो वो ये काम अच्छे से कर पाएगा, आई थिंक वो कंपनीज सक्सेसफुल होंगी। और देश के लिए ये टारगेट महत्वपूर्ण, ये अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से भी हो सके विदेश से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से हम ये कैपिटल मुहैया करा पाएं जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको। जी। विभा जी, अगर हम बात ऊर्जा की करते हैं तो साथ में पर्यावरण का मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात होती है। वैश्विक मंचों पर लगातार ये मुद्दा उठ रहा है। जलवायु परिवर्तन जिस तरह से दुनिया के सामने एक चुनौती बन रही है, उसमें ग्रीन एनर्जी की बात भारत खासा जोर दे रहा है। ना केवल जोर दे रहा है बल्कि इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रहा है। भारत में ग्रीन एंड क्लीन कुकिंग को एक नया आयाम दिया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी क्यों महत्वपूर्ण है, खास तौर से पर्यावरण की दृष्टि से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी मेरे को इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। और आज जब हम बैंगलोर में हैं, मैं भी यहाँ आई हुई हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक भाषण दिया था, वो उससे मैं कहूंगी कि हर हिंदुस्तानी में ऊर्जा आ गई कि हमको इसमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, हम सबके सामने है, आज से 10 साल पहले शायद हम कहते थे कि एमिशंस करके या जो जलवायु परिवर्तन होने जा रहा है और उसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन असलियत में जो हमने देखा है कि परिणाम जो हमने सोचे थे उससे भी खराब है और वो होते जा रहे हैं। जब हम भारत को देखते हैं, भारत को अभी बहुत डेवलप करना है, जिसको हम कहते हैं हमारा पीक लोड अभी भी नहीं पहुंचा है। तो एक तरह से जब हम कहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमने सब कुछ नया बनाना है, तो ये नया बनाने के लिए जब हम काम कर रहे हैं, तो एक जो हम सब हमेशा पहले सोचते थे कि क्लीन मतलब ग्रीन का मतलब है कि वो महंगी है जी। तो ये आज हमारे सामने है कि सौर ऊर्जा जो हम बना रहे हैं वो कन्वेंशनल से कहीं सस्ती है। और उसके साथ में देखिए क्या होता है कि ये एक जो भी हम जलाते हैं, जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, तो उसका जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी और गैसेस बन के निकलती हैं, जो आपके मेरे किसी के लिए भी वो अच्छी नहीं होती है। तो
उसमें क्या है कि और उससे जो टेम्परेचर है पूरे के पूरे विश्व का वो बढ़ रहा है। कुछ देशों के लिए तो अच्छा है, लेकिन भारत जहाँ पे ऑलरेडी गर्मी ज्यादा है ज्यादातर शहरों में, वहां पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे हर चीज पे असर पड़ना है। आपकी मेरी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, पौधे कितना हमारे लिए अन्न उगा सकेंगे उस पे असर पड़ेगा, और वो नेगेटिविटी की तरफ है। तो हमारे लिए अगर हम सच में देखें तो कोई विकल्प नहीं है। अगर हमको अपने को बचाना है, अपने को और आगे बढ़ाना है, तो हमें एक तरह से ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जाना है। जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो पॉलिसीज बनाई हैं, उससे एकदम साफ हो जाता है। आप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात देखिए अगर तो जो डिफिकल्ट टू एबेट सेक्टर्स हैं जैसे कि स्टील, सीमेंट और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं, उनको हम कैसे देंगे, क्योंकि वो सौर ऊर्जा से नहीं चल सकते हैं। जी। तो वहां पे हमको हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसमें भारत सरकार कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनोवेटिव हैं, हमारी यंग पॉपुलेशन है, जनसंख्या हमारे बहुत नौजवानों की है, तो हम एक तरह से दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, हम इनोवेशंस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, अगर मैं सौर ऊर्जा की बात करूं तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गठबंधन बना है उसका साझीदार है, उसका हिस्सेदार है, और ना केवल हिस्सेदार है बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी पहल भी की है। इस सौर ऊर्जा का जो कार्य क्षेत्र है या इससे जुड़ी जो नीतिगत फैसले हैं सरकार के, उसे आप कैसे देखते हैं और क्या संभावना है सौर ऊर्जा की दृष्टि से भारत के लिए? देखिए, अगर आप मनोज जी ध्यान से देखें तो ईश्वर ने तो हमको इतनी ज्यादा सौर ऊर्जा दे दी है कि बहुत कम देश जो हैं वो इतना ईश्वर की इतनी अनुकंपा बहुत कम देशों पर हुई है। जी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम विज्ञान का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, पूंजी का प्रयोग करके जो ईश्वर ने हमको दिया है हम उसको कैसे टैप करते हैं, और जो घर घर जो है उस ऊर्जा को और उद्योग धंधों में उस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है ईश्वर की तरफ से संकेत बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लंबे अरसे तक हमने उस पर, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए, कोपेनहेगन में कॉप हुआ, वहां जाके बातें थोड़ी बहुत करी, लेकिन बहुत ज्यादा काम धरातल पर नहीं हुआ था। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 8 सालों के अंदर खासतौर से सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा उसको लेकर के भारत ने जो है पाथ ब्रेकिंग काम किया है। जहां हम कहीं किसी गिनती में नहीं आते थे, आज हम काफी हद तक नेतृत्व कर रहे हैं सौर ऊर्जा के मसले में। हमने जो हमारी कमियां हैं उनको भी हम ठीक कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अभी जो सौर ऊर्जा का उत्पादन हमारे देश में होता है उसके लिए तमाम जो इक्विपमेंट होते हैं, पैनल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, अभी भी हमारी निर्भरता आयात पे बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो सरकार की नीति ये है कि इसके लिए गीगा फैक्ट्रीज लगाई जाए, और कई समूहों ने इस बात की घोषणा करी है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि उसके लिए, जिससे हमारी आयात पर निर्भरता सौर ऊर्जा के लिए बिल्कुल शून्य हो जाए। और यही नहीं कि वो शून्य हो जाए, हम सारे इक्विपमेंट का भारत में ही निर्माण करें। इसके साथ साथ हम दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत के रूप में उभरे कि पूरी दुनिया को सौर ऊर्जा के इक्विपमेंट है, पैनल्स हैं, सेल्स हैं और टेक्नोलॉजी वो हम प्रदान कर सकें। तो एक तरफ तो कूटनीति के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर सौर ऊर्जा में भारत नेतृत्व कर रहा है सोलर अलायंस के माध्यम से फ्रांस के साथ मिलकर। दूसरी तरफ हमारे यहाँ गीगा फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जिससे कि हम भारत ही नहीं बल्कि तमाम खासतौर से जो विकासशील देश है उनको सस्ते दामों पे और अच्छे दामों पे और अच्छे क्रेडिट पे उनको ये सारे प्रदान कर सके, जिससे कि वहां जहां खासतौर से अफ्रीका के देश और लैटिन अमेरिका के जिनके यहाँ काफी वो भी कर सके। तो अगर आप ये देखें हमारे यहाँ खासतौर से प्रधानमंत्री की स्पीच पे आप थोड़ा गौर करिएगा। अभी तक क्या कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हम भारत जो है खाली ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम खाली सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उसमें हम नेतृत्व कर रहे हैं, और हम जानते हैं हम बहुत घनी आबादी वाले देश हैं और हमको सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा ही हमारा भविष्य है। लेकिन साथ साथ जो कन्वेंशनल एनर्जी है जिसमें तेल है और गैस है, इसको भी हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें भी हम विकास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रोथ के लिए आने वाले 20 साल हमको सब कुछ चाहिए। हमको तेल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सौर ऊर्जा चाहिए, पवन ऊर्जा चाहिए, बायोफ्यूल चाहिए, आणविक ऊर्जा चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। ये मैसेज जो बहुत पावरफुली भारत के लिए भी और तमाम ग्लोबल साउथ, जो विकासशील की दुनिया है,
उसके लिए मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पावरफुल मैसेज आपको नहीं मिल सकता। और साथ साथ जो विकसित देश हैं, जिनको ग्लोबल नॉर्थ, उनको भी ये मैसेज गया है कि अगर जो है ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों के अंदर खास तौर से वैकल्पिक ऊर्जा का विकास इसलिए नहीं हो पाता है कि पूंजी नहीं है, या इसलिए नहीं हो पाता है कि जो विकसित देश है वो टेक्नोलॉजी नहीं देते, तो पूरे पृथ्वी का नुकसान होगा और उनका भी होगा। तो बहुत बहुत सारे मैसेज, ये कोई छोटी मोटी स्पीच, बहुत ताकतवर स्पीच पूरी दुनिया के लिए, विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, एक व्यक्ति के लिए, बिजनेस हाउसेज उनके लिए, पूरी दुनिया के लिए, मुझे लगता है बहुत पावरफुल मैसेज है और इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे दुनिया सुन रही है। जी, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में ऊर्जा के जो अलग अलग स्रोत हैं और उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है विकास की दृष्टि से, मानव संसाधनों की दृष्टि से, उसका उल्लेख विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सही बात है कि दुनिया को एक संदेश दिया है कि वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर भारत एक लीडरशिप वाले रोल में है। कपिल मिश्रा जी, कपिल जी, आपसे मेरा एक सवाल है कपिल मंत्री जी, कि हरित ऊर्जा, एथेनॉल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, अलग अलग जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उस पर भारत सरकार काम कर रही है, महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। अगर बात मैं पवन ऊर्जा की करूं तो उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं सरकार की नीतियों को, क्या कहना है आपका? देखिए, पवन ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री काम करती है। मतलब सौर ऊर्जा की लिमिटेशन क्या है? सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में हमें बिजली देती है। जनरली जो उसका प्रोडक्शन है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक होता है, और बाकी टाइम पे सौर ऊर्जा से हम बिजली नहीं ले सकते। जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी, इसकी खास बात यह है कि ये ज़्यादा जनरेशन इसका तब होता है जब सौर ऊर्जा का जनरेशन कम होता है। सुबह और रात को हवाएं तेज चलती है और उसका जनरेशन जो बिजली है पवन ऊर्जा से ज्यादा बनती है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा साथ साथ अगर कोएग्जिस्ट करें तो हमारे ग्रिड के लिए और हमारी डिमांड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही एक संतुलन का काम होगा। प्लस एक खास बात और दूसरी है कि देश में पवन ऊर्जा का भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तक हमने सिर्फ जमीन पे ऑन लैंड जो विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा का पोटेंशियल पे काम किया है, बट ऑफशोर, ऑनशोर, समुद्र के तट पे और समुद्र के अंदर की टेक्नोलॉजी भी काफी काम कर रही है। उसमें बड़े बड़े विंड टर्बाइंस 5-5 मेगावाट और उससे भी बड़े पवन के चलाने वाले टर्बाइंस जो हैं वो सफल हो चुके हैं दुनिया में। और वहाँ पे अगर उस पोटेंशियल की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा है, तो वो सफिशिएंट है हमारी पूरी डिमांड को, पूरी आवश्यकता को मीट करने के लिए। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा साथ साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। विभा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया भर के जो पर्यावरणविद हैं उनका मानना ये रहा है कि या तो दुनिया हरी रहेगी, यानी अगर दुनिया है तो ग्रीन रहेगी, वरना ग्रीन नहीं रहेगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कारण है और आप संभावनाएं कैसे देखती हैं, क्योंकि मुद्दा ऊर्जा का है? देखिए, ऊर्जा, जैसा कि अभी तनेजा जी ने बताया और मंत्री जी ने बताया, हमारे देश में पर्याप्त सौर्य की शक्ति हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो अभी तक अगर हम ये भी देखते हैं, और स्पेशली जो हमारे गांव हैं उनकी विकास दर थोड़ी सी धीरे रही, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके पास एनर्जी नहीं थी। हमारा एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और हमको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था। और अगर आप देखते हैं कि अगर पेट्रोल क्या है, पेट्रोल जो है वो भी फॉसिलाइज्ड प्रोडक्ट है, जो सौर्य की एनर्जी से पेड़ पौधे बने थे, जानवर बने थे, वो चट्टानों में रह के वो धीरे धीरे पेट्रोल में बदल गए हैं। जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सौर्य की शक्ति है उसको हम साथ के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में एनर्जी प्रोडक्शन, सूर्य की जो सौर्य ऊर्जा है उसकी कॉस्ट जर्मनी से आधी से भी कम है। तो जब हम एक ग्रिड, वन सन वन ग्रिड वन प्लैनेट की बात करते हैं, तो भारत और देशों को भी एनर्जी दे पाएगा अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद। और जैसा कहा अभी, जैसे एक चीज और जो आज की मीटिंग में वो हुआ था, अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि सब घर में चूल्हा जो है लकड़ी की जगह
हम गैस देंगे, और फिर हुआ कि वो शायद महंगी है। और अब अगर हम सोलर बर्नर देने की बात कर रहे हैं जो विकसित हो चुके हैं, तो उससे क्या होगा कि आपने एक बार वो लगा लिया तो उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए आपके पास मुफ्त की ऊर्जा है, साफ ऊर्जा है, जिससे आप खाना बनाएंगे। जी क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर मैं घर में लकड़ी जला रही हूँ तो उससे सबसे पहले तो मेरी सेहत खराब होगी, गांव की महिलाओं की, बच्चों की सेहत खराब होगी, जिसको हम इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं, और वो सारा बाहर एक तरह से हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेगा। जी तो ये सब होने के बाद हम एक तरह से कि हर चीज में, और एक और जो अब मार्केट डेवलप हो रही है कार्बन मार्केट, तो उसमें भी भारत में, क्योंकि हम पेड़ पौधे भी बहुत लगा सकते हैं और ऊर्जा की तरफ, और हम एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि हम चीज को टोटलिटी में देख रहे हैं, एक अलग अलग नहीं देख रहे हैं। जैसे अब एक और इनिशिएटिव सरकार का है, दैट इज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो जो और देशों से भी शिप्स आते हैं, तो वो तो नहीं हमारा वातावरण खराब करेंगे, जी क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, इट इज नॉट सेव द प्लैनेट, इट इज वी हैव टू सेव द प्लैनेट टू सेव आवरसेल्व्स। जी बिल्कुल। और तो प्लैनेट तो हमारे बिना कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा चला था जब हम घर में बंद थे, जी लेकिन हम लोग सरवाइव नहीं कर सकेंगे अगर हम इस बात पे चलते रहेंगे। जी बिल्कुल। और जो हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से अगर बात कही जाए कि सोलर कुक टॉप भारत में ग्रीन एंड क्लीन कुकिंग को एक नया आयाम देने जा रहा है। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, एक मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि एथेनॉल की बात खासी होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20% एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल की योजना को शुरू किया है। इसको आप कैसे देखते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से? एथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में किया जाना कितना उचित है, कितना अच्छा रहेगा? आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से तो अच्छा ही है जब आप इथेनॉल जो है उसको मिलाते हैं। हमने देखा कई देश कर चुके हैं, ब्राजील वगैरह के अंदर। हालांकि ब्राजील जो है वो तेल के उत्पादन में भी महाशक्ति है, लेकिन वहां पर ब्लेंडिंग काफी और काफी कामयाब उसमें हो रहे हैं। तो हमारा तो खैर प्रयास ये है, एक तरफ तो ऊर्जा जो है उससे हमारे पर्यावरण की जो है सुरक्षा होगी, दूसरी तरफ ये है कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, आयात बिल है, हम उसको कम कर पाएंगे, और तीसरी तरफ हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको फायदा होगा। तो अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें या पर्यावरण, दोनों हिसाब से हमारे लिए तो ये है, दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आता है। लेकिन अहम बात ये है कि भारत जैसे डेंसली हमारे बहुत घनी आबादी वाले देश के अंदर जो है, हमको जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसमें भी काफी ये देखना पड़ेगा कि उसको हम कितना ग्रीन कर सकते हैं, कितना हरित कर सकते हैं। जैसे ग्रीन पेट्रोल, ग्रीन डीजल, और जो हम अभी सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं या गैस का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी ये देखना है कि जो कंटेमिनेशन है उसको कैसे और कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से ग्रीन कोल, जहां कोयले का भी कर रहा है, कोयले से गैस बना करके जहां तक संभव हो उसके जो है ग्रीन तरीके से यूज कर सकें। क्योंकि हमारी मजबूरी है कि अभी आने वाले कुछ समय तक 15-20 साल हमको फॉसिल फ्यूल का ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था का विकास करना है बहुत तेजी से। लेकिन उसके साथ में सरकार का भी जोर है और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उपलब्ध हो रही है कि चाहे वो हम कन्वेंशनल एनर्जी हो, उसका भी प्रयोग कैसे करें कि वो ग्रीन हो। सोलर के लिए भी, सोलर जो पैनल है या विंड एनर्जी के पैनल्स हैं, वो भी हमको देखना है कि उसका जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट किस तरीके से ऐसा हो कि पर्यावरण जो है उससे दूषित ना हो, कि जो उसको रिसाइकलिंग। तीसरा एटॉमिक एनर्जी है। भारत में हम लोग एटॉमिक एनर्जी को भी ज्यादातर लोग, कम से कम मैं तो देखता हूं कि वो भी एक ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि उससे भी प्रदूषण नहीं होता। तो उसका विकास हम और तेजी से कैसे कर सकते हैं? बहुत कैपिटल इंटेंसिव होता है, लेकिन कैसे कर सकते हैं? बात आजकल स्मार्ट रिएक्टर की हो रही है, छोटे रिएक्टर। तो कुल मिलाकर के भारत की जो दिशा, भारत की मंजिल और दिशा बहुत अच्छी है। उसका जो अर्थशास्त्र विकसित हो रहा है, जो सरकार एक नीति के स्तर पर अर्थशास्त्र का विकास कर रही है, वो बहुत अच्छा है। यही कारण है, आपने बैंगलोर में देखा कि पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है, टकटकी लगा करके भारत कितना कामयाब होता है, और जितना भारत कामयाब होगा, हमारी पूरा विश्व और हमारी पृथ्वी उतनी सफल होगी। जी बिल्कुल। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से, उसके मिश्रण से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, पर्यावरण को फायदा होगा, ऊर्जा की दृष्टि से भारत को फायदा होगा। इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण फैसला सरकार का माना जा रहा है। अपनी ऊर्जा खपत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करने वाला भारत दरअसल अगले 2 दशकों में ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बनने की मंशा
रखता है। लेकिन कपिल मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे है, हम सौर ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा से संबंधित जो उपकरण हैं जिसका उपयोग होता है ऊर्जा के लिए, वो बेहद महंगे माने जाते हैं, कीमती माना जाता है, उनको कीमत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि जो सौर ऊर्जा होती है उसकी कीमत अधिक पड़ती है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, सौर ऊर्जा की कीमत अधिक पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे पिछले 5-7 सालों में जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो 70% कॉस्ट सौर ऊर्जा में एक चीज़ की होती है जिसको कहते हैं सोलर मॉड्यूल, जो सोलर की जो प्लेट आती है जिसपे बिजली जब सूरज की रोशनी बन के और बिजली बनती है, वो उसके प्राइसेस बहुत ही तेजी से गिरे हैं। प्लस अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन मॉड्यूल्स का, सेल्स का शुरू हो गया है काफ़ी तेज़ी से। काफ़ी कंपनीज ने बिकॉज ऑफ द PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो सरकार की, भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत काफ़ी लोगों ने नए प्लांट लगाए हैं। तो सौर ऊर्जा प्लस फिर भी हो सकता है शुरू में उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता हो, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद में जो बिजली बनती है वो ऑलमोस्ट फ्री की बनती है, क्योंकि रिकरिंग कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है उसका। तो इसलिए एक अपफ्रंट ना देख के, अगर कोई भी इंसान अपने घर में भी अगर हम उसको इवैल्यूएट करना चाहें कि हम अगर आज एक छोटा सा सोलर प्लांट अपने छत पे लगाएं और उसको देखें कि वो जो बिजली बना रहा है वो 25 साल तक बनाएगा, और तो वो जो बिजली की प्राइस है वो आज की हम ग्रिड से जो पावर लेते हैं उससे आधी से कम मिलेगी जी। तो शुरू में एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग सकता है। अभी थोड़ा सा महंगा इसलिए हो गया है क्योंकि भारत सरकार ने एक लॉन्ग टर्म दूरदर्शी विजन रखते हुए बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी है मॉड्यूल्स के इंपोर्ट पे जी। इसलिए आज शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि चाइना से अगर हम इंपोर्ट करके मॉड्यूल्स लाते हैं तो वो महंगे पड़ते हैं कस्टम ड्यूटी के कारण। लेकिन इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोत्साहन मिला है, मॉड्यूल्स की कैपेसिटी, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी देश में बढ़ रही है। एक बार जब वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो देश में ही इतना उत्पादन हो जाएगा कि हमारी जो पहले डिपेंडेंसी थी सिर्फ चाइना पे, चाइना वाज द सप्लायर, शायद दुनिया को वही सप्लाई करते थे मॉड्यूल, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी से कॉस्ट लॉन्ग टर्म में कम आएगी। जाहिर सी बात है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत फैसले अभी लिए जाने की ज़रूरत है, और जो वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो रही है उस दृष्टि से भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जाहिर सी बात है, G20 देशों के सम्मेलन के लिहाज से देश और दुनिया के लिए ऊर्जा का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।